तो आज हम लोग देखेंगे फर्टिलाइजेशन पार्ट 2 और लास्ट पार्ट में हम लोग जो है कैपेसिटेशन की प्रोसेस डिस्कस कर रहे थे। तो ये जो प्रोसेस है कैपेसिटेशन की, अगर हम इसको सिंपली समराइज़ करने की कोशिश करें, जो भी डिस्कशन लास्ट पार्ट में हमने किया था, तो उसको अगर समराइज़ करने की कोशिश करें तो इसमें कुल मिला के फॉलोइंग प्रोसेसेस जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला जो है नंबर 1, इसको हम कहते हैं, या ये जो प्रोसेस होती है, इट इज़ बेसिकली दी रिमूवल ऑफ कोलेस्टेरॉल प्रेजेंट ओवर एक्रोसोम। और इसकी वजह से होता क्या है, जब एक्रोसोम के ऊपर का जो कोलेस्टेरॉल है वो निकल जाता है, तो इसकी वजह से जो मेम्ब्रेन कवर है, द मेम्ब्रेन कवर वीकेंड्स, यानी कि वो कमज़ोर हो जाता है। एक्रोसोम की जो लेयर है वो थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है। जो दूसरा प्रोसेस होता है कैपेसिटेशन का, वो होता है डाइल्यूशन ऑफ डीकैपेसिटेशन फैक्टर्स, यानी कि बेसिकली हम स्टेप्स भी कह सकते हैं इनको। तो कैपेसिटेशन में जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो हो जाएगा डीकैपेसिटेशन फैक्टर्स का डाइल्यूशन। अब ये डीकैपेसिटेशन फैक्टर्स बेसिकली होते क्या हैं, ये भी जानना ज़रूरी है। तो जो डीकैपेसिटेशन फैक्टर्स होते हैं, बेसिकली ये फैक्टर्स जो होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन सेमाइनल प्लाज्मा। इसका मतलब स्पर्म जिस फ्लूइड के साथ आता है, उस फ्लूइड में ही ये फैक्टर्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। और इन फैक्टर्स की वजह से होता क्या है, व्हाट दीज फैक्टर्स डू, दे मॉड्यूलेट द फर्टिलाइजिंग एबिलिटी। किसकी? स्पर्म की। तो स्पर्म की फर्टिलाइजिंग एबिलिटी को ये मॉड्यूलेट करते हैं। जनरली हम कहें तो उसको रिड्यूस करते हैं, क्योंकि भाई स्पर्म को एक्टिवेट करने की ज़रूरत तभी पड़ती है जब वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में पहुंच जाए। उससे पहले एक्टिवेट कर देंगे तो फ़ायदा क्या है। तो इसीलिए ये जो डीकैपेसिटेशन फैक्टर्स होते हैं, दे बेसिकली मॉड्यूलेट और डिक्रीज से द फर्टिलाइजिंग एबिलिटी। तो इनका मेन फंक्शन क्या है ये भी जान लें, यानी कि मेन रोल अगर हम डीकैपेसिटेशन फैक्टर्स की बात करें, तो इनका जो मेन रोल होता है वो होता है टू प्रिवेंट प्रीमैच्योर ऑनसेट ऑफ कैपेसिटेशन। तो कैपेसिटेशन का ज़रूरत या ज़रूरी समय से पहले ही कहीं शुरुआत ना हो जाए, उस चीज़ को प्रिवेंट करने की जिम्मेदारी। और ये अचीव कैसे होता है, ये जो प्रिवेंशन हो रहा है, प्रीमेच्योर ऑनसेट ऑफ कैपेसिटेशन, इसको कैसे अचीव किया जाता है? इट इज़ अचीव्ड बाय स्टेबिलाइजेशन ऑफ स्पर्म मेम्ब्रेन। यानी कि हमने देखा था कि कैपेसिटेशन वाली प्रोसेस में जो कोलेस्टेरॉल था उसका इफ्लक्स हो रहा था, जो यहाँ पे हमने मेंशन भी किया है कि कोलेस्टेरॉल जो है वो निकल जाता है, जिससे मेम्ब्रेन कवर कमज़ोर हो जाता है। तो डीकैपेसिटेशन फैक्टर्स क्या करते हैं, ये इस स्पर्म की जो मेम्ब्रेन है उसको स्टेबिलाइज करते हैं। अब ये स्टेबिलाइजेशन कैसे होता है बेसिकली, तो दिस स्टेबिलाइजेशन इज़ अचीव्ड by maintaining physiological phospholipid to cholesterol ratio।
ये फॉस्फोलिपिड हो गया और ये कोलेस्टेरॉल हो गया। हम जानते हैं कि मेम्ब्रेन जो होती है वो लिपिड बाइलेयर की बनी होती है, ये पहले भी आपको बता चुके हैं प्रीवियस पार्ट में। तो इसमें क्या होता है कि जगह जगह पे कोलेस्टेरॉल के मॉलिक्यूल्स जो है वो अटैच रहते हैं। तो इन फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स का एक रेशियो होता है, एक फिजियोलॉजिकल रेशियो होता है। अगर ये रेशियो डिस्टर्ब हुआ, जैसे कि अगर इस कोलेस्ट्रॉल को हमने निकाल लिया तो क्या हो गया, ये रेशियो डिस्टर्ब हो गया तो मेम्ब्रेन कमज़ोर हो जाएगी। और अगर इस रेशियो को हमने मेंटेन रखा तो ये क्या होगी, स्टेबिलिटी इस मेम्ब्रेन की बढ़ेगी। तो डीकैपेसिटेशन फैक्टर्स का यही काम होता है, स्टेबिलिटी बढ़ाना। लेकिन कैपेसिटेशन के प्रोसेस में इन डीकैपेसिटेशन फैक्टर्स को डाइल्यूट कर दिया जाता है, यानी कि इनका रोल अब कम हो गया या लगभग ख़त्म हो जाएगा। और लास्ट पॉइंट जो डीकैपेसिटेशन फैक्टर में आता है कि ये बेसिकली होते क्या हैं, दे आर मोस्टली एनायनिक पॉलीपेप्टाइड्स, यानी कि पॉलीपेप्टाइड नेचर के होते हैं, उसमें भी एनायनिक। क्लियर है ये बात? ठीक है। अब इसके बाद जो थर्ड स्टेप है वो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन समराइज़ करना यहाँ पे बेहद ज़रूरी है। वो जानना आपको इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब तक आप इन तीनों स्टेप्स को अच्छे से नहीं समझेंगे तब तक दिक्कत होगी। तो थर्ड जो स्टेप होता है वो होता है एंट्री ऑफ कैल्शियम इनटू स्पर्म्स। और ये एंट्री क्यों हो रही है, क्योंकि मेम्ब्रेन जो है वो कमज़ोर हो चुकी है, वीकनिंग हो चुकी है उसकी। तो इस एंट्री ऑफ कैल्शियम से क्या होता है, इट रिजल्ट्स इनटू अ कास्केड, पूरी एक कास्केड या एक झरना बहने लगता है ऑफ फॉस्फोराइलेशन। और इसकी वजह से, इस कास्केड ऑफ फॉस्फोराइलेशन की वजह से क्या होता है, इट कॉजेज whiplash movement of tail of sperm, यानी कि इस कैल्शियम की वजह से फॉस्फोराइलेशन हुआ और उसकी वजह से विप्लैश मूवमेंट स्टार्ट हो गया टेल ऑफ स्पर्म में। मतलब इसको ऐसे समझिए कि स्पर्म जो होता है वो इनिशियली किस तरह का है, वो स्लोली मूव कर रहा है, तो उस समय उसका मूवमेंट जो है समथिंग लाइक दिस। लेकिन जैसे ही कैल्शियम की एंट्री हुई, अब ये जो स्पर्म है इसका जो टेल पार्ट है इसमें इस तरह के अंडुलेटिंग मूवमेंट से स्टार्ट हो जाते हैं, और इस तरह के मूवमेंट को ही हम क्या कहते हैं, व्हिप्लैश मूवमेंट। बात समझ में आ गई? इसका मतलब कि स्पर्म अब बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ एसेंड करेगा, चढ़ेगा। तो अगर हम एक सिंपल सा डायग्राम यहाँ पे बनाना चाहें तो दिस इज़ सपोज फैलोपियन ट्यूब एंड दिस इज़ पार्ट ऑफ यूट्रस। यहाँ पे हम स्पर्म का पाथ आपको समझाना चाहते हैं, आपको वैसे ऑलरेडी मालूम होगा लेकिन फिर भी। सो दिस इज़ फैलोपियन ट्यूब, दिस इज़ द फिमरी पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। तो ये स्पर्म जो है ये यहाँ से एंटर कर रहे हैं। दिस इज़ दी वेजाइना पार्ट, दिस इज़ दी सर्विक्स, दिस इज़ दी यूटरस। तो यानी कि स्पर्म्स का जो मूवमेंट का डायरेक्शन है वो वेजाइना, देन सर्विक्स, देन यूटरस, एंड देन दे विल रीच टू दी फैलोपियन ट्यूब, जिसको हम ओविडक्ट भी कहते हैं। और इस फैलोपियन ट्यूब में 3 पार्ट हैं। ये वाला जो पार्ट है दिस इज़ कॉल्ड एज इनफंडिबुलम, दिस इज़ इनफंडिबुलम, देन देयर इज़ एम्पुला, एंड देन देयर इज़ इस्थमस। तो ये जो एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन वाला पार्ट होता है, लगभग ये यहाँ पे आता है, एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। इस पार्ट तक जब ये स्पर्म पहुँचेगा, तो सपोज़ कि ये स्पर्म जो है ट्रैवल करते करते यहाँ पे पहुँच गया। अब इस पर्टिकुलर पार्ट में
एक और चीज़ पहुंच चुकी होगी या पहुंचना उसका ज़रूरी है, और वो क्या है, वो है सेकेंडरी oocyte। तो ये क्या हो जाएगी, दिस इज़ ओवरी एंड दिस इज़ सेकेंडरी oocyte। जब सेकेंडरी oocyte और स्पर्म साइमल्टेनियसली इस एम्पुलरी स्टमक जंक्शन में पहुंचेंगे, इस जंक्शन का हम यहाँ पे नाम भी लिख दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि नाम से पूछा जाता है, एम्पुलरी स्टमक जंक्शन। यही वो आइडियल साइट है फर्टिलाइजेशन की, यानी कि यहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है। अगर ऑप्शन में ये ना दिया हो तो आप एम्पुला भी लिख सकते हैं, ठीक है। एम्पुला सेकंड बेस्ट ऑप्शन होता है, अदरवाइज बेस्ट ऑप्शन तो एम्पुलरी स्टमक जंक्शन ही होता है। तो दिस इज़ द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि फर्टिलाइजेशन के दौरान चेंजेस क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि जो सेकेंडरी oocyte रिलीज़ हुई है एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, ये अभी भी किस फेज़ में अरेस्ट रहती है, इट इज़ अरेस्टेड इन मेटाफेज 2, यानी कि इसमें अभी भी मियोसिस जो है वो कंप्लीट नहीं हुई है। तो अब ये जो सेकेंडरी oocyte है, इट विल रीच दी फैलोपियन ट्यूब, और इसी फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म भी पहुंच जाएगा और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस या इवेंट जो है वो स्टार्ट होगी। अब फैलोपियन ट्यूब में हम जानते हैं कि जो एपिथेलियल लाइनिंग होती है वो होती है सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। तो इसकी वजह से क्या होता है, बेसिकली ये जो सीलिया होते हैं दे हेल्प इन दी रीचिंग ऑफ दिस सेकेंडरी oocyte टू दी एम्पुलरी स्टमक जंक्शन। तो सीलिया का यही इसमें रोल होता है। अब इसके बाद अगला जो स्टेप होगा वो क्या होगा, वो अब यहाँ पे तो हम इसका पूरा ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में नहीं, स्मॉलर कॉन्टेक्स्ट में ही लिखेंगे, क्योंकि ओवरऑल हम यही टॉपिक पढ़ ही रहे हैं फर्टिलाइजेशन। लेकिन जो एक्चुअल प्रोसेस होनी है उसको भी हम फर्टिलाइजेशन के ही नाम से जानते हैं। ये सारे इवेंट जो हम पढ़ रहे हैं फर्टिलाइजेशन के अंदर ही, लेकिन जो सिनगैमी या फ्यूज़न ऑफ गैमीट्स है उसको भी हम फर्टिलाइजेशन के नाम से ही जानते हैं। तो अब ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कब पॉसिबल है, it is possible only when ovum and sperms are transported simultaneously। कहाँ पे, कहाँ पहुँचाना है भाई, simultaneously into ampullary stomach junction। यहाँ पे जब एक साथ पहुँचेंगे तो फर्टिलाइजेशन हो पाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार ओवम और स्पर्म साइमल्टेनियसली ही इस जंक्शन पे पहुँचे। तो इसी वजह से जितने भी कॉपुलेशंस होते हैं वो फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। दैट मीन्स नॉट ऑल द कॉपुलेशंस लीड टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। अब देखने वाली बात यह है कि लगभग कितने स्पर्म्स यहाँ पे पहुँचेंगे, इस साइट पे पहुँचेंगे। हम जानते हैं कि अबाउट 300 मिलियन स्पर्म्स जो है वो इजैकुलेट होते हैं ईच टाइम। तो लेकिन पहुँचते कितने हैं यहाँ पे, तो लगभग 300 से 500, 300 to 500 स्पर्म्स आर ओनली एबल टू रीच कहाँ, ये एम्पुलरी स्टमक जंक्शन या रीच दी साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन हम कह दें यहाँ पे, ठीक है।
सिर्फ इतनी ही संख्या पहुंच रही है, इसका मतलब ये है कि बाकी जो स्पर्म्स हैं वो इतने कैपेबल नहीं थे या इतने कॉम्पेटिबल नहीं थे टू रीच द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो ये एक तरह का इट इज़ अ टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन हम कह सकते हैं कि जो स्पर्म लायक हैं सिर्फ वही वहाँ पे पहुँच पाएंगे, और ये इंश्योर करेगा कि अगली पीढ़ी में वही कैरेक्टर्स जाएं या अच्छे कैरेक्टर्स ही पहुँच पाएँ। वो कैरेक्टर्स लेके वही स्पर्म आ सकते हैं जिनके अंदर कॉम्पेटिबिलिटी है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें कॉम्पैटिबल स्पर्म्स की, तो कॉम्पैटिबिलिटी का एक और मतलब दो तरीके से या दो क्राइटेरिया है कॉम्पैटिबिलिटी को हम यहाँ पे कैटेगराइज कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि एक तो कॉम्पैटिबिलिटी हम देख रहे हैं इन द टर्म्स ऑफ स्पर्म एबिलिटी, और दूसरी जो कॉम्पैटिबिलिटी हम देखते हैं वो देखते हैं इन टर्म्स ऑफ स्पीशीज़ एबिलिटी, या एबिलिटी से अच्छा टर्म यहाँ पे होगा स्पीशीज़ कॉम्पैटिबिलिटी। इसका क्या मतलब है ये भी ज़रा हम समझ लेते हैं, व्हाट इज़ स्पीशीज़ कॉम्पैटिबिलिटी। तो इसको समझने के लिए हमको एक थ्योरी के बारे में जानना होगा, और बेसिकली वो थ्योरी क्या है। दैट थ्योरी वाज गिवन बाय F.R. लिली। ये साइंटिस्ट जो थे इन्होंने ये थ्योरी दी थी। तो दैट थ्योरी इज़ कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन थ्योरी। किसने दिया था? F.R. लिली ने। कब दिया था? बहुत पुरानी बात हो गई, 1914। और ये जो थ्योरी थी इट वाज बेस्ड ऑन सी अर्चिन, जो इकाइनोडर्मेटा का मेंबर होता है, उस पर एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने, और उसके बेसिस पे जो आउटकम्स निकले उसकी, और वही एक तरह से थ्योरी फॉर्मुलेट हुई। इसमें इन्होंने ये कहा कि जो एग सेल होती है, ठीक है, ये एग सेल ये क्या करेगी? इट सिक्रीट्स फर्टिलाइजिन, और ये फर्टिलाइजिन बेसिकली इसका नेचर क्या, केमिकल नेचर क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन। तो एग सिक्रीट कर रहा है फर्टिलाइजिन, और जो स्पर्म होता है इस स्पर्म की सरफेस पे क्या मौजूद होता है? इस स्पर्म की सरफेस पे मौजूद होता है एक रिसेप्टर, या हम कहें एक प्रोटीन मौजूद होती है। इस प्रोटीन को हम कहते हैं एंटी फर्टिलाइजिन। तो ये हो गया स्पर्म। तो स्पर्म की सरफेस पे एंटी फर्टिलाइजिन होती है। अब ये एंटी फर्टिलाइजिन जो है इसका केमिकल नेचर क्या होता है? तो दिस एंटी फर्टिलाइजेशन इज मेड अप ऑफ एसिडिक एमिनो एसिड्स। अब जब ये फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन इन दोनों की प्रॉपर मैचिंग होगी तभी इस स्पर्म को अलाउ किया जाएगा इस एग द्वारा टू एंटर विद इन दी और इनसाइड दी एग। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन है ये दोनों मिलके इस प्रोसेस को, द प्रोसेस इज मेड स्पीशीज स्पेसिफिक, क्योंकि अगर किसी दूसरे स्पीशीज़ का स्पर्म आएगा तो उसका जो एंटी फर्टिलाइजिन होगा दैट विल नॉट बी कॉम्पेटिबल टू दिस फर्टिलाइजिन। बात समझ में आ रही है? तो ये पार्ट हम यहाँ पे ओवर कर रहे हैं। इसके बाद अगले पार्ट में हम फ्यूज़न ऑफ गैमीट्स या सिनगैमी को डिटेल में बताएंगे।